हेलो, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के 5th लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी को समझने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रीवियसली पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस काम आते थे? वो किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते थे। वो बताते थे कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह की है। पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री किस टाइप की है। तो मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था वेस्पर थ्योरी। तो इस लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम वेस्पर थ्योरी की। तो स्टार्टिंग में पहले मैं कुछ की पॉइंट्स इस थ्योरी के आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो क्लियर होनी चाहिए। फिर हम अपनी वेस्पर थ्योरी की अच्छे से समझेंगे कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, अच्छे से वेस्पर थ्योरी की जानकारी लेंगे। तो वेस्पर क्या है? वेस्पर एक एब्रीवेशन है किस चीज का? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो इसका एक एक करके मीनिंग समझते हैं, क्या मीनिंग है इसका। तो हमें पता है वैलेंस शेल का क्या मीनिंग होता है। वैलेंस शेल का मीनिंग होता है कि किसी एटम का सबसे बाहर वाला शेल। हमारे पास यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि पहले एक न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो सबसे बाहर वाली शेल जो होती है, सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो सबसे पहली टर्म क्या है? वैलेंस शेल। अब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। अब देखो, हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, मान लो अमोनिया का। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो हमें नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? 1s2 2s2 2p3। ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 3 4 5। नाइट्रोजन का सिंबल लिखो और उसके चारों तरफ 5 डॉट्स लगा दो। अब हमें बनाने इससे अमोनिया। तो हमें 3 हाइड्रोजन के भी एटम्स चाहिए। अब देखो, ये जो एटम्स हैं, ये इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड में शेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में शेयर हो गए। तो अब जिन इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, जिन इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अब ये पेयर इलेक्ट्रॉन के जिनसे मिलके बॉन्ड बने हैं, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कैसे बना? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर से। ये वाला कैसा बना? इन दोनों इलेक्ट्रॉन से। और ये तीसरे वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना। तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है उन्हें बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे के ऐसे बच गए, जिन्होंने कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें बोलते हैं हम लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इन्हें बोल देते हैं लोन पेयर।
तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर था हमारा। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर, और जिन्होंने बॉन्ड बनाया है उन्हें बॉन्ड पेयर। तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर। इसे भी हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में उन्हें भी हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो हमने यहाँ पे समझा कि लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। अब हम आते हैं अपनी वेस्पर थ्योरी पे। एक और चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, है ना, एक ऑर्बिटल। अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये ध्यान से समझना इस बात को। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के पेयर। अब दो पेयर हैं हमारे पास जिनका चार्ज सेम है। अगर मान लो सपोज हमारे पास दो मैग्नेट रखी हुई थी, N और S और N, तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है ना, ये वाली मैग्नेट। अगर SS पोल इनका एक साथ हो तो ये मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ऐसे ही अगर सेम चार्जेस हों, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर कौन से? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, है ना। तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। कैसे? देखो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, दोबारा से हम अमोनिया का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। ये एग्जाम्पल अच्छा है, इससे जल्दी ही समझ में आ जाएगा हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ऐसे ही ये लोन पेयर है, तो ये भी रिपेल कर रहा होगा इन तीनों ही बॉन्ड पेयर्स को। ये लोन पेयर भी क्या कर रहा होगा? इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा होगा। तो यानी कि इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे, जैसे कि हम देखें कोई मॉलिक्यूल, वाटर देख लेते हैं हम, H2O, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अब एक लोन पेयर ये वाला, एक लोन पेयर ये वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या है? बॉन्ड पेयर। यहाँ पे भी क्या है? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। तो ये दोनों लोन पेयर भी आपस में रिपेल करेंगे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल करेंगे, और बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल करते हैं। तो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन देखने को मिलेगा हमें। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी हमें रिपल्सन देखने को मिलेगा। ये वाला जो है ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी हमें रिपल्सन देखने को मिलता है। या बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी हमें क्या देखने को मिलता है? रिपल्सन। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। उससे थोड़ा कम रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच। तो इनका ऑर्डर कैसा हो गया रिपल्सन का? ऐसा, लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच उससे थोड़ा कम रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम रिपल्सन, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। वेस्पर थ्योरी क्या है? ये तो हमने कुछ डेफिनेशंस बताई, कुछ की कंसेप्ट से जो आपको क्लियर होने जरूरी थे वेस्पर थ्योरी समझने से पहले। तो अभी हम समझ लेते हैं वेस्पर थ्योरी को कि वेस्पर थ्योरी है क्या। मैंने काफ़ी अच्छे नोटेशंस भी बनाए हैं वेस्पर थ्योरी के,
आपको देख के अच्छा लगेगा। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? एक मॉडल है जो कि यूज होता है प्रिडिक्ट करने के लिए शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। और कैसे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। तो हमने देखा था ना कि सेंट्रल एटम जो है उसे किन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने सराउंड किया हुआ है, ये थ्योरी डील करती है केवल उनके साथ। जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल। हम इसी एग्जाम्पल को अच्छे से लेंगे जिससे कि हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आए। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? तो एक तो ये वाला लोन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसका यूज करते हैं हम मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर का यूज करेंगे हम मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है वेस्पर थ्योरी का कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब जब वो रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्सन शो करते रहेंगे वो, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फाउंड कर लेंगे, एक स्टेबल ज्योमेट्री फाउंड कर लेंगे। समझ रहे हो ना? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने से आ रहा है, तुम उस पर फोर्स लगाते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम उस ऑब्जेक्ट को रोक लोगे, या फिर कोई चीज़ भाग रही है तुम उसे रस्सी से पकड़ रहे हो, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। फिर ना वो बॉल आगे जाएगी ना आप उसे खींच पाओगे, कुछ ऐसा। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर आप किसी, मान लो आपके पास था एक झूला, ये एक झूला है, वैसे तो ये फांसी का फंदा लग रहा है पर ये एक झूला है। मान लो आप इसे अगर घुमा के छोड़ दोगे, ऐसे हिला के छोड़ दिया, तो ये थोड़ी देर तक तो हिलता रहेगा, फिर खुद से रुक जाएगा जब इसके सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तो ऐसा ही मॉलिक्यूल में भी होता है, जब इनके बीच का रिपल्सन बैलेंस हो जाता है, इन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्सन बैलेंस हो जाता है, तो ये अपनी एक स्टेबल स्ट्रक्चर फाउंड कर लेता है, और फिर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो एकदम स्टेबल होगी, जहाँ पे क्या होगा, इन सभी रिपल्सन को ये बैलेंस करके रखेगा। तो अब देख लेते हैं इसके की कंसेप्ट्स क्या हैं। एक तो हमारा बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर। बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर हमने समझ लिए। लोन पेयर क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। और बॉन्ड पेयर क्या है? टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड के, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और अगली चीज क्या है कि ज्योमेट्री कैसे बताओगे आप? तो आपको क्या करना होता है ज्योमेट्री बताने के लिए कि किस टाइप की ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, आपको लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कर लेना है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे एक तो था लोन पेयर, एक था लोन पेयर, और तीन थे यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, इनका सम कर लो तो आया 4। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? जहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 4 आ जाए वहां पे ज्योमेट्री होती है टेट्राहीड्रल। जहां पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम क्या आ जाए? 4 आ जाए। क्या आ जाए? 4। वहां पे ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहीड्रल।
ठीक है। ऐसे ही अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 आ जाए, जैसे हम एक एग्जांपल देखें BeCl2, तो यहाँ पे लोन पेयर तो बेरिलियम के पास कोई होता नहीं है ना, इस वाले कंपाउंड में BeCl2 में। बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर ये वाला, एक ये वाला, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हुए इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, टोटल हो गए 2। यानी कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। ऊपर वाले की हमारी अमोनिया की कैसी होगी ज्योमेट्री? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, एक बार इसे समझ लें। तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है जहां पे मान लो ये कोई एक मॉलिक्यूल था ऐसा, तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है जहां पे 4 बॉन्ड पेयर हों, या फिर जहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम क्या है? 4 है। इनमें सब में इक्वल एंगल होता है, जितने भी बॉन्ड हैं यहाँ पे सबका एंगल इक्वल होगा, और वो एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इतना एंगल होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल। अभी अगले लेक्चर में हम इन सभी स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, 3D में ये कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 3D में ये सारे कैसे दिखाई देते हैं, ये सारी ज्योमेट्री 3D में कैसी दिखाई देंगी। तो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएं तो वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका भी अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो BF3 अच्छा एग्जांपल है। BF3 में बोरोन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर हैं कितने? 3, तो 0 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो टोटल नंबर कितना आया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का निकल के? 3। तो जहां पे भी 3 हो वहां पे कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये एक प्लेन में होंगे और तीनों के तीनों, मतलब ये तीनों फ्लोरीन एटम और बोरोन एटम एक ही प्लेन में होंगे, और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इन सभी के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। यहाँ पे भी 120 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, अगली ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हों? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों? 5 हों। तो ऐसा हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा एग्जांपल है हमारे पास PCl5। क्या है? PCl5। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? Cl 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 Cl, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो PCl5 का स्ट्रक्चर बना है ऐसा। और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल। तो ये तीनों जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले क्लोरीन तीनों के तीनों ये एक प्लेन में होते हैं, और ऊपर वाला और नीचे वाला क्लोरीन एटम जो है वो इक्वेटोरियल मतलब एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, एकदम 90 डिग्री। तो ये जो हैं ऊपर वाले और नीचे वाले क्लोरीन जो हैं वो हैं एकदम 90 डिग्री पे, और ये जो सारे क्लोरीन एटम्स हैं वो हैं 120 डिग्री पे। इन तीनों के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। इन तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, और इस वाले क्लोरीन और इस पूरे के पूरे प्लेन का एंगल होगा 90 डिग्री। अगले लेक्चर में हम इन्हें 3D में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं अपनी फाइनल ज्योमेट्री, जो कि लास्ट है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। तो ऐसी कौन सी ज्योमेट्री है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। इसका एग्जांपल है SF6। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, क्योंकि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, और 6 ही हम यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम? SF6। तो एक यहाँ पे F और एक यहाँ पे F। तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? ये चारों तो होते हैं एक प्लेन में, ये चारों बॉन्ड कैसे होते हैं? एक प्लेन में। और ये जो है ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लोरीन, ये होते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन। तो देखो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, इसके चारों कोनों पे क्या है? फ्लोरीन एटम। चारों कोनों पे क्या लगे हुए हैं? हमारे फ्लोरीन एटम। और इसके अक्रॉस हमने एक पेन निकाला हुआ है, और उसके ऊपर और नीचे की तरफ लगे हुए हैं ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन एटम। तो ये जितने भी कॉर्नर वाले फ्लोरीन एटम हैं, उनके बीच का एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ये जो ऊपर और नीचे वाला है, उनका भी एंगल कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ठीक है। अब इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? इसे हम ऑक्टाहेड्रल बोल ही क्यों रहे हैं? तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, इस बात को एक बार समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं। अब देखो, अगर हम इसे यहाँ से मिलाएं, इसे यहाँ से मिला दें, इसे यहाँ से मिला दें, इसे भी यहाँ से मिला दें, ठीक है। इसे यहाँ से मिलाया हमने, इसे यहाँ से मिलाया, और ये पीछे की तरफ से गया होगा और ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया। तो टोटल फेसेस कितने बने होंगे? एक पिरामिड तो ऊपर बना है 4 फेस वाला, एक 4 फेस वाला पिरामिड नीचे बना है। अभी हम अगले लेक्चर में इसे 3D में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बना है 4 फेसेस का, एक पिरामिड नीचे बना है 4 फेसेस का। तो टोटल फेस कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 8 फेस वाला। ठीक है। तो हम देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी से हम क्या ऐसा हमारे पास पॉइंट्स होंगे, क्या एल्गोरिदम होगा हमारा अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करना है। अगर हम वेस्पर थ्योरी से किसी मॉलिक्यूल की शेप निकालना चाहते हैं, सपोज आपको कोई फॉर्मूला दे दिया और आपको बोला है कि वेस्पर थ्योरी लगाओ और इसकी शेप निकालो, तो हम सीखने वाले हैं कि इसकी शेप कैसे निकालेंगे किसी भी गिवन मॉलिक्यूल की। तो किसी गिवन मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए क्या काम करना है? ये सेम चीज़ ही लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया था कि लोन पेयर। हाँ, एक और चीज़ है, देखो लोन पेयर जो होता है वो एटम के पास में होता है। जब वो एटम के पास में होगा तो वो बाकी के बॉन्डिंग पेयर्स के भी पास में होगा, है ना। बाकी के इलेक्ट्रॉन पेयर के भी तो पास में होगा वो, यानी कि वो ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा। बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने नाइट्रोजन का, देखो NH3। अभी हमने यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ी है ना, हमने यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ी तो हमें पता चला था कि हमारा अमोनिया जो है उसमें टोटल बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। अमोनिया में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक तो हो गया लोन पेयर, ये वाला तो हो गया लोन पेयर, और 3 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर।
3 हमारे हुए बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 4, यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहीड्रल। जहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएं वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी हुई, टेट्राहीड्रल। अब टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से इन सब का एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इतना एंगल होना चाहिए था, पर इतना एंगल मिला नहीं। इतना एंगल कब होता, जब यहाँ पे लोन पेयर ना होके ऊपर भी बॉन्ड पेयर ही होता। जैसा कि अगर हम देखें तो ये है हमारा मैथेन। मैथेन में अगर हम देखें तो परफेक्ट हमें टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। मैथेन में कितना होता है एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बॉन्ड पेयर। पर इसमें अमोनिया में यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर। जब अमोनिया में यहाँ पे ऊपर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर का रिपल्जन हमें पता है ज़्यादा होता है। लोन पेयर का रिपल्जन कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे देख लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। तो यहाँ पे रिपल्सन है कम, यहाँ पे रिपल्सन है ज़्यादा, तो ये इसकी शेप को थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर देगा, थोड़ा ऐसी इधर की तरफ धकेल देगा, इधर की तरफ धकेल देगा, जिससे ये एंगल जो कि 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था वो एंगल घट जाएगा थोड़ा सा, और वो एंगल कितना आता है, 160 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना देखने को मिलता है हमें, 107 डिग्री। तो ये था हमारा वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट। अब हम सीख लेते हैं स्टेप्स, कि हमें कोई अगर मॉलिक्यूल दे दिया जाए और बोला जाए कि भैया वेस्पर थ्योरी से हमें इस मॉलिक्यूल की शेप निकाल के दो आप, तो हम कैसे निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल की शेप वेस्पर थ्योरी को यूज़ करके। तो अब हम सीख लेते हैं। तो इसके सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो भी आपको फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला का यूज़ करो, या फिर कंपाउंड का नाम दिया है तो उस नाम को यूज़ करो और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब जब आपने उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे CCl4 ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, साथ में CCl4। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो CCl4 कार्बन है इसमें सेंट्रल एटम, कार्बन क्या है इसमें, सेंट्रल एटम। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। क्लोरीन भी है हमारे पास 4, तो चारों क्लोरीन ने ऐसे करके बना लिया होगा बॉन्ड, है ना। इसे थोड़ा सा हम नीचे करके लिख देते हैं। एक सेकंड, इसी को हटा देते हैं। हाँ, इसे थोड़ा सा अलग हटा के रख दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, है ना। तो पहले तो हमने बना लिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगला स्टेप क्या है, काउंट करना है हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, यानी कि 0 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 4 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने आए यहाँ पे, 4। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स काउंट किए,
कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने आ रहे हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है, ज्योमेट्री डिटरमाइन करना। ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमने जो पहले यहाँ पे एक टेबल दी थी छोटी सी, यहाँ से हम ज्योमेट्री निकालेंगे। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4, तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहीड्रल। सही है, यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी हो गई हमारी, टेट्राहीड्रल। तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहीड्रल। तो अब हम ज्योमेट्री को, यहाँ पे H गलती से लिख दिया, इसे हम मिटा के Cl कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली। अब हम देखते हैं अगली चीज, ये है कि एडजस्ट फॉर लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो कोई था ही नहीं, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। पर सपोज यहाँ पे लोन पेयर होता, जैसे कि कोई और केस ले लेते हैं, अमोनिया के केस में होता है। अमोनिया के केस में ऊपर की तरफ लोन पेयर होता है। तो जब ऊपर की तरफ अमोनिया के केस में लोन पेयर होता है तो टेट्राहीड्रल बन रही थी पहले तो ज्योमेट्री। फिर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ना रख के जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा एंगल रिपल्जन बढ़ेगा, तो इनके बीच का एंगल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इनके बीच का एंगल पहले था 109 डिग्री 28 मिनट, बाद में हो जाता है 160 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है लोन पेयर के केस में। पर हमारे यहाँ पे लोन पेयर नहीं था, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब जब तुमने लोन पेयर यूज करके एडजस्ट कर दिया, तो अब इसकी शेप देखो आप कैसी आ रही है। तो यहाँ पे इसकी शेप कैसी आ रही है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तो इसकी शेप आ रही है इस टाइप की, यानी कि इसकी शेप कैसी है, पिरामिड जैसी। तो इसे हम बोलेंगे पिरामिडियल शेप। क्या बोलेंगे, पिरामिडियल शेप। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी यूज करके आप इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे और वेस्पर थ्योरी को परमानेंटली समझ लेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम क्या काम करेंगे, इन सब के 3D स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले कंपाउंड पे, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला स्टेप क्या था, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो पहला स्टेप क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने सबसे पहले बना दिया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चारों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब देखो वेस्पर थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी आपको सिंगल पेयर ही मान के चलना है। डबल बॉन्ड को भी कैसे ट्रीट करना है कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करना है। यहाँ पे भी कितने बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, सिर्फ एक। तो इसमें पहला स्टेप तो हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब दूसरा स्टेप क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर काउंट करना। तो यहाँ पे लोन पेयर तो है हमारे 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हुए, 2। तो अब जहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हो जाएं, वहाँ पे कैसी ज्योमेट्री होती है, लीनियर। यहाँ पे हमने देखा था ना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हैं वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है यहाँ पे, लीनियर। अब ऐसा ही BeCl2 का एग्जाम्पल आप खुद से निकालोगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ H2O पे।
BeCl2 है आपका लिए होमवर्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ H2O का। तो सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा, तो सेंट्रल एटम हो गया इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 तो यहाँ पे हैं, 2 लोन पेयर होंगे, एक तो ये वाला लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। अब हमें पता है इनके बीच में क्या होता है, रिपल्जन होता है। इनके बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्जन हो रहा होगा। तो रिपल्जन की वजह से ये एक दूसरे को ऐसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लोन पेयर, वो इन वाले बॉन्ड पेयर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बैंड। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट। एक और बात, इसकी ये तो हो गई शेप हो गई इसकी कैसी, बेंट। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं, एक लोन पेयर, एक ये वाला लोन पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये वाला बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती हैं। ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल, पर इसकी शेप क्या है, बेंट, ठीक है। और अगला क्या है, SO2, जो कि आपको खुद से करना होगा। अगले लेक्चर में मैंने समझा दूंगा, पर अभी के लिए आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगला है BF3। BF3 हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे दोबारा से बना देते हैं। तो बोरोन के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है BF3 का स्ट्रक्चर। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर, एक ये वाला बॉन्ड पेयर और एक ये वाला बॉन्ड पेयर, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं। अब जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर आ जाएं, वहाँ पे ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, और शेप भी सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती है, अगर लोन पेयर ना हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। तो इसकी ज्योमेट्री या फिर शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। अगला क्या है, AlCl3, जो कि है आपका होमवर्क। ये आप खुद से करोगे। NH3 मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, CH4 और CCl4 भी मैंने आपको समझा दिया था। PCl5 भी मैंने आपको समझा दिया था, और SF6 भी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पे मैं इसलिए इनको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इनमें शेप और ज्योमेट्री सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये हैं आपके होमवर्क, CH4, CCl4, PCl5 और SF6। ये आपका है होमवर्क, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, वेस्पर थ्योरी जो है वो वाइडली यूज्ड होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू प्रिडिक्ट मोलिकुलर शेप बेस्ड ऑन सिंपल काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
तो वेस्पर थ्योरी क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, एक बहुत ही वाइडली स्प्रेडेड कंसेप्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से केवल इलेक्ट्रॉनिक पेयर को काउंट करके आप इस थ्योरी के जरिए मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इतनी सिंपल और कोई भी थ्योरी नहीं है कि इतनी आराम से आप शेप प्रिडिक्ट कर पाओ। इसलिए ये जो थ्योरी है हमारी वेस्पर थ्योरी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इन्हीं मॉलिक्यूल्स को अच्छे से 3D में ऑब्जर्व करके देखेंगे इन्हें कि क्या होता है, और एक बार इनका क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।